इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रिपोर्टर लाइव्स में। इस खास पेशकश के माध्यम से हम आप सभी को ग्राउंड जीरो से बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं हमारे संवाददाताओं की मदद से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं खबरों की। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने फतेहपुर में हुई नृशंस हत्या की कड़ी निंदा की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने फतेहपुर जिले में व्यवसायी की पीट कर निर्मम हत्या मामले को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। मंत्री ने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मंत्री ने मृतक व्यवसायी के परिजनों को ढांढस भी बंधाया है। दरअसल यूपी के फतेहपुर में व्यवसायी कालीचरण पटेल की डंडे से पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया। इस मामले में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और साथ ही साथ इस मामले में पीड़ित परिवार की मदद भी किया जाए। हालांकि 27 के रण के पहले जिस तरह से जातीय घटनाएं हो रही हैं और साथ ही साथ इसको लेकर तमाम तरह के सियासी हलचल तेज हो गई है, इस पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से इटावा में कथावाचक की पिटाई के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं औरैया और कौशाम्बी की घटना को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा। वहीं जिस तरह से फतेहपुर जिले में पटेल समाज के कालीचरण की हत्या की गई, इसको लेकर भी सियासी पारा हाई हो चला है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। फतेहपुर पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल देखना यह है कि जिस तरह से यूपी में जातीय हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर कब अंकुश लगेगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं को लेकर राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने ईडी की पूछताछ जारी है और इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से एक बार फिर ईडी पूछताछ करती नजर आ रही है। आज सुबह से ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ईडी कार्यालय में पहुंचे, क्योंकि ईडी की तरफ से जो समन उन्हें दिया गया था उस पर उनकी पूछताछ यहां पर चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ पुराने मामले, कुछ नए मामलों पर ये जांच पूछताछ ईडी की तरफ से यहां पर की जा रही है। यानी कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी उसमें शामिल किया गया है। पाखरो फॉर रिजर्व का जो मामला था, जो टाइगर रिजर्व वाला जो मामला था, उस पर भी पूछताछ चल रही है। और ये कहा जा सकता है कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है हरक सिंह रावत, उनके खिलाफ ईडी का जो शिकंजा था वो लगातार और कसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार उनसे पूछताछ यहाँ पर चल रही है। घंटों की पूछताछ में भी ये कहा जा सकता है कि उसके बाद फिर जिस तरीके से एक के बाद एक समन उन्हें भेजे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ दाल में जरूर काला है और उसी की जांच यहाँ पर चल रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जो सियासत है, वो जो राजनीतिक रंग है, वो भी यहाँ पर उबान पर दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि एक के बाद अब इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो भी ज़्यादा बढ़ने लगी है। अब देखना यही होगा कि ईडी अपनी जांच में क्या कुछ निकल कर सामने ला पाती है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आ पाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हरक सिंह रावत के ईडी कार्यालय पहुंचने के बाद से पूरे प्रदेश में जो सियासत है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अब खबर सीतापुर से है, जहां सचिव और ग्राम प्रधान की मिली भगत से सरकारी धन का जमा किया गया और जिसमें कि बंडरबाद भी किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नंद किशोर नाथ। सूबे की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को भी शहरी क्षेत्रों की तरीके से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और योजनाएं चला करके उसकी शकल सूरत बदलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कुछ भ्रष्ट ग्राम प्रधानों और सचिवों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही ताजा मामला जनपद सीतापुर के विकासखंड बेहटा के सुमेरडीह से आया है, जहां पर
ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से बिना निर्माण कार्य कराए खड़ंजा और नाली के नाम पर लाखों का धन निकाल लिया गया। अब जिसकी शिकायत ग्रामीण के द्वारा जिलाधिकारी को लिखित तौर पर दिया गया है और जांच कराने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कि डीएम ग्रामीण के द्वारा दिए गए शिकायती पत्र का कितना संज्ञान लेते हैं और दोषियों तक कब तक पहुंच पाते हैं। हालांकि जब इस बाबत वीडियो बेहटा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में है और टीम गठित कर जांच कराई जाएगी। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि जांच टीम कब तक गठित की जाती है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंदी सुन्नाक। रायपुर जिले में जगह जगह पर शराब दुकान खोलने को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। आखिर क्या है उनका कहना, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला। मांगा था कॉलेज, बिन मांगे मिली शराब की दुकान। जी हाँ, आपको सुनकर अटपटा सा लगता होगा, लेकिन यह सच्चाई है कि सरकार शराब की दुकानों के प्रति ज्यादा जागरूक नजर आ रही है। यह बातें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे दौंदे खुर्द में सरकार द्वारा नई शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसका विरोध भारी पैमाने पर गांव वासियों के साथ साथ अगल बगल के गांव वाले भी कर रहे हैं और ज़्यादातर विरोध प्रदर्शन करने में महिलाएं आगे दिख रही हैं। महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि शराब की दुकान हमारे गांव में खुलेगी तो इसके लिए हम लोग जागरण करेंगे और यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खोलने देंगे। उनका आरोप है कि सरकार से हम लोग कॉलेज खोलने की मांग करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग करते हैं, लेकिन वह नहीं मिला। आज तक शराब की दुकान बिन मांगे मिल गया। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि उसी गांव के सरपंच की भूमिका इस शराब की दुकान खुलने के लिए संदिग्ध दिखती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार ग्रामीणों की सुनती है या अपने फैसले पे अटल रहती है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर जिले के लिए 67 नई दुकानें खोलने का फैसला किया है, लेकिन इन सरकार के फैसले का विरोध भारी पैमाने पर ग्रामीणों का देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार अपने फैसले पर अटल रहती है या ग्रामीणों की बात सुनकर फैसले वापस लेती है। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। इटावा में कथावाचकों के साथ हुई घटना को लेकर बरेली में यादव समाज पूर्ण तरीके से गुस्से में है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। इटावा में कथावाचकों के साथ हुई घटना को लेकर बरेली में यादव समाज का गुस्सा फूट गया है। इसी को लेकर बरेली में तमाम यादव समाज के लोग बरेली के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इटावा पुलिस ने जो पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई कर दी, जिसको लेकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। और इसी को लेकर तमाम यहाँ पर जो यादव समाज के लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हम पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो हमारा आंदोलन और बढ़ेगा। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। अब खबर आगरा से है, जहां अवैध निर्माण पर कार्रवाई से बचा रहे एडीए अभियंता। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान। आगरा के नायकी मंडी क्षेत्र में गालिब मैंसन नाम से एक विशाल इमारत नियम के विरुद्ध अवैध तरीके से तान दी गई। इसकी शिकायतें शिकायतकर्ता के द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण को कई बार की जा चुकी हैं और शिकायतकर्ता के अनुसार इसमें सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश भी हो चुके हैं, लेकिन निचले अधिकारियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं मिलीभगत के आरोप शिकायतकर्ता ने लगाए हैं। और शिकायतकर्ता ने आज आगरा विकास प्राधिकरण में की सचिव को एक शिकायत की है और उसने साफ तौर से कहा है कि इसमें ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई के आदेश होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कह सकते हैं कि लगातार इस तरीके के आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं और एक बार फिर शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं शिकायतकर्ता का साफ तौर से कहना है अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह मंडलायुक्त और उत्तर प्रदेश सरकार के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत करेंगे। वहीं इस पूरे मामले की जो आगरा विकास प्राधिकरण की बीसी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, नियम अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि उस विशाल बिल्डिंग पर कब तक कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। खबर आगरा से है, जहां पुलिस कमिश्नर के निर्देश में अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कार्रवाई की गई, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान। थाना सागन क्षेत्र के अंतर्गत एक सातिर चोर ने 100 साल पुराने मंदिर में तोड़फोड़ की और दान पेटी से रकम लेकर फरार हो गया। थाना सागन क्षेत्र में इस घटना को अंजाम दिया गया था। थाना सागन में मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने उस सातिर चोर की तलाश शुरू कर दी। बीती रात को आगरा पुलिस और सातिर चोर के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें सातिर चोर के पैर में गोली लगी है। उसको एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं उसके कब्जे से जो लूटा हुआ माल था वह भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। उसके कब्जे से एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, अवैध तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। कह सकते हैं कि आगरा पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी की घटना का महज 24 घंटे में खुलासा कर दिया। वहीं आरोपी को एसएन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। उत्तराखंड भाजपा संगठन चुनाव को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता हितेश त्यागी। भाजपा एक बार फिर संगठन चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को इस बार उत्तराखंड का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, जिनकी नजर हर पहलुओं पर होने वाली है। जो लगातार प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है उसमें भी लगातार उनकी अहम भूमिका दिखाई देगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, कई बड़े दिग्गज नेता लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उसको लेकर परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कौन इस बार भाजपा को नया चेहरा मिलेगा, आखिरकार कौन वो बड़ा चेहरा होगा जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नैया पार लगवाने का काम करेगा। लगातार इंडिया वॉइस भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यों पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। कैमरामैन हर्ष उनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस के रहा। अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इस बार क्या कुछ विशेष रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब। शोभा यात्रा पूरे धूमधाम के साथ संगम नगरी प्रयागराज में आज निकाली गई। शहर के अलग अलग इलाकों से होती हुई ये रथ यात्रा कह सकते हैं पूरे शहर में घूमी है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भगवान जगन्नाथ के जयकारे लगा रहे थे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल हुए थे। ये यात्रा परंपरागत तरीके से पिछले कई सालों से निकाली जाती है। इस यात्रा में तमाम शोभा यात्रा में जगन्नाथ के अलावा और भी देवी देवताओं की जो शोभा यात्रा है उसमें शामिल थी। शहर के अलग अलग इलाकों में जहाँ भी ये गुजर रही थी वहाँ पर जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो भगवान जगन्नाथ के जयकारे कर रहे थे। ये परंपरा पिछले कुछ सालों से संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हुई थी, जिसका आज भी पूरी तरीके से पालन किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ जगन्नाथ भगवान के भक्त शामिल हुए, कई वीआईपीज़ भी इसमें शामिल हुए और ये अपने अलग अलग मार्गों से पूरे धूमधाम के साथ होती हुई संपन्न हुई। शोएब इंडिया वॉइस प्रयागराज। अब खबर मथुरा से है, जहां त्योहार के मद्देनजर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह के साथ साथ एसएसपी श्लोक कुमार ने पैदल भ्रमण किया। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। के मद्देनजर जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार पैदल भ्रमण पर निकले हैं। मुहर्रम और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से थाना कोतवाली, थाना गोविंद नगर क्षेत्रों का डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने और एसएसपी श्लोक कुमार ने अपने अधीनस्थों के साथ में पैदल भ्रमण किया है। पैदल भ्रमण के दौरान उन्होंने त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से कई स्थानों को चेक किया है और तमाम लोगों से उन्होंने बात भी की है। डी गेट, कोतवाली क्षेत्र, होली गेट के बाजारों में भी सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने निरीक्षण भी किया है। डीएम
चंद्र प्रकाश सिंह, श्लोक कुमार, एसएसपी और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर कई क्षेत्रों का मुहर्रम का त्योहार आने वाला है उसको लेकर और आज भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर भी भ्रमण कर लोगों से उन्होंने बात करी है। तमाम सुरक्षा के मद्देनजर भ्रमण कर लोगों से उन्होंने बात करी है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबर इटावा से है, जहां भागवत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। क्या कुछ इस पर अपडेट है, हमारे संवाददाता बता रही है वंदना यादव। दादरपुरा कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है। कथावाचकों के साथ जो वीडियो वायरल हुए, इस तरीके की जो घटनाएं सामने आई हैं और जो कथा आयोजक हैं, जो परीक्षित दंपति, वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच्चाई है। 21 तारीख से लेके आज 26 तारीख हो गई, 5 दिन हो गए। इतने दिनों में क्या घटनाक्रम हुआ और शुरू से लेके अंत तक हम पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई थी और किस तरीके से ये जो बवाल मचा हुआ है उसका क्या है। माहौल तो बहुत ख़राब था, अभी सही हुआ है। गांव से 200 मीटर करीब 1000-1200 आदमी एमपी से इधर गांव के आसपास के यादव लोग हमला के लिए आए थे, तो पुलिस और मीडिया पे उन्होंने हमला किया। पुलिस का गाड़ी का नुकसान भी हुआ, फायरिंग भी हुआ, इधर से भी हुआ फायरिंग और कुछ लोग अरेस्ट भी किए हैं। तो डर का माहौल तो है। अभी किस तरीके का आप में डर का माहौल है या फिर क्या क्या आश्वासन मिला है आपको अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से? कैसा माहौल, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन की तरफ से और सब सरकार की तरफ से कि सुरक्षित हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर तुम्हारी सुरक्षा रहेगी। जैसा कि ये हमारे साथ थे जो कथा आयोजक थे, परीक्षित दंपति, उन्होंने बताया कि पहले गांव में और हम लोगों में डर का माहौल था, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें सुरक्षा प्रदान की जा रही है। जो लोग गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे उनको 200 मीटर पहले ही रोक दिया गया और खदेड़ दिया गया था। हम पुलिस की कार्यशैली से और प्रशासन से संतुष्ट हैं। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। अब खबर देवरिया से है, जहां विवादित भूमि पर कब्जा कराने और पत्रकारों से अभद्रता करने का दरोगा पर आरोप लगा है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता बालिंदु। भटनी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर तनावपूर्ण माहौल बन गया। पुलिस पर न्यायालय में विचाराधीन मामले को में एक पक्ष को जबरन कब्जा दिलाने का प्रयास का आरोप लगा। मामला लाल बाबू मदेशिया और कौशल्या देवी के बीच चल रहा है, जो वाद संख्या 2606/2023 के तहत दीवानी न्यायालय देवरिया में लंबित है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि भटनी पुलिस दबाव बनाकर जमीन पर कब्जा दिलवाना चाह रही है, जो न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। वहीं आपको बता दें, जब एक पत्रकार रिपोर्टिंग करने पहुंचा तो एसआई मनोज कुमार उपाध्याय ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए रिपोर्टिंग से रोका और उनको पत्रकार थाने ले जाने की धमकी दी। पत्रकार का प्रेस कार्ड भी जबरन ले लिया गया। इस घटना ने लोकतंत्र में पत्रकारों की भूमिका और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निष्पक्ष जांच की मांग उठाने लगी है और सवाल यह उठता है, सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पत्रकारों को धमकाने और दबाने का अधिकार पुलिस को है। पीड़ित पत्रकार राकेश कुमार मदेशिया ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर लिखित शिकायत कर पत्र में देकर कार्रवाई की मांग की। आपको वही बता दें कि आए दिन प्रशासन जबरन जमीनों पे कब्जा दिलवाने का प्रयास कर रहा है। कोर्ट में लंबित प्रक्रिया रहते हुए भी बाज नहीं आ रहे हैं लोग। देवरिया से बालेन्द्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पर मुखबिर की सूचना पर गोकशी करने वाले 2 शातिर आरोपी पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं। इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित पाल। जहानाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। 2 गौवंशी चल रहे वंचित युवकों को गिरफ्तार किया है। राजा और तस्लीम 2 गौकशी युवक थे जिसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां उनके पास से कारतूस और अवैध तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस ने कारतूस और अवैध तमंचा बरामद कर उन्हें जेल भेजा गया है। जैसे कि आपको बता दें, निसरा थाना जहानाबाद के रहने वाले 2 युवक जो राजा और तस्लीम है, मुखर की सूचना पर उन्हें जानकारी मिली थी कि ये गौवंश की जो
वंचित चल रहे इन्हें देखा पाया गया है, तो पुलिस मौके पर तुरंत ही पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जैसे कि आपको बता दें, ये दोनों युवक अपने बड़े भाई सितारगंज में रहते हैं, उनकी दुकान पर जाकर के बेचा करते थे अवैध मांस, जैसे कि गौ तस्करी करके, गौ की हत्या करके, जिसके वो बेचा करते थे सितारगंज में अपनी बड़े भाई की दुकान पर जाकर के बेचा करते थे। वहीं आज पुलिस ने धर दबोचा है। निसरा गांव में वंचित चल रहे 2 युवक को पुलिस ने धर दबोचा है। गौ मांस के आरोप में ये वंचित चल रहे थे। आए दिन गौ वंश की हत्या करके इन्हें जो सितारगंज में जाकर के अपने बड़े भाई की दुकान पर बेचा करते थे मांस। आए दिन का जो वंचित चल रहे थे, पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। निसरा गांव थाना जहानाबाद के रहने वाले हैं राजा और तस्लीम। दोनों युवकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीलीभीत के जो कप्तान अभिषेक यादव हैं, कुशल निर्देशक, पुलिस ने सर्च अभियान चलाया और दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जब तक के लिए। अब खबर लखनऊ के महिलाबाद से है, जहां पर भारी मात्रा में हथियार मिलने से हड़कंप मच गया। और क्या कुछ जांच में मिला है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ। यूपी की राजधानी लखनऊ से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। यूपी एसटीएफ और 3 थानों की पुलिस ने मलियाबाद थाने से मात्र 500 मीटर दूरी पर छापेमारी किया। यहां पर एसटीएफ को 300 राइफल और पिस्टल बरामद हुई और करीब 50,000 अवैध कारतूस भी बरामद हुआ है। एसटीएफ ने अब इस मामले में मकान मालिक यानी हकीम का पेशा करने वाले 72 वर्षीय सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि यहीं से यूपी भर में अवैध असलहों की खेप सप्लाई की जाती थी। दरअसल यूपी एसटीएफ और मलियाबाद थाने की पुलिस को सूचना मिली कि हकीम सलाउद्दीन के घर में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है, जिस पर यूपी एसटीएफ और मलियाबाद थाने की पुलिस ने कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ छापा मारा। छापेमारी में पुलिस को 300 राइफल और पिस्टल बरामद हुई और साथ ही साथ यहां से 50,000 कारतूस भी बरामद हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि सलाउद्दीन 72 वर्ष का है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और पुलिस सूत्रों का दावा है कि सलाउद्दीन के नेटवर्क असलाह तस्कर गिरोह से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस अब असलाह तस्करों की तलाश भी तेज कर रही है और साथ ही साथ यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस अवैध फैक्ट्री का संचालक कौन है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस फैक्ट्री का तार आतंकवादियों से तो नहीं जुड़े हैं। हालांकि एसीपी का कहना है कि इस मामले में गहराई से पड़ताल की जा रही है। इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको बेनकाब किया जाएगा। हालांकि जिस तरह से मलियाबाद थाने से महज 500 मीटर दूरी पर अवैध असलहों का जखीरा बरामद हुआ, इस पर पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सलाउद्दीन के घर कुछ संदिग्ध लोग हमेशा आते जाते रहते थे। थाने से नज़दीक घर होने के चलते किसी का कोई शक नहीं जा रहा था। हालांकि सलाउद्दीन 72 वर्ष का है। अब पुलिस उससे कई राज उगलवाएगी। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पंचायत चुनाव पर लगाई गई रोक पर दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं से सवाल जवाब सुनने के बाद अब हाईकोर्ट ने इस रोक को हटाने का काम कर दिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता भैक्यांतुरा। पंचायत चुनाव पर चली आ रही राजनीति, आरोप प्रत्यारोप पर हाईकोर्ट ने विराम लगाने का काम किया। हाईकोर्ट की तरफ से जो पंचायत चुनाव पर स्टे दिया गया था उसको वापस ले लिया गया। अभी कहा जा सकता है कि जो रोक पंचायत चुनाव पर लगी थी उस रोक को हटाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। नए तरीके से चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पंचायत राज विभाग पूरी तैयारी यहाँ पर कर चुका है। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने भी अभी अपनी सहमति यहाँ पर दी है, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो या दूसरे विषय लेकर हो, चुनाव के कार्यक्रम को लेकर हो, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जल्द ही प्रदेश के
के भीतर पंचायत चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही अधिसूचना भी जारी होगी और फिर से पंचायत चुनाव की जो जंग होगी वो होती नजर आएगी। साथ ही ये कह सकते हैं कि सरकार की चिंता इस बात को लेकर है कि अभी भी हाईकोर्ट ने जो आरक्षण का जो रोस्टर था उस पर राज्य सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब यहाँ पर मांगा है, यानी कोर्ट अभी उस मामले पर संतुष्ट नहीं है। तो थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो राजनीति चल रही थी उस पर विराम अब तक लग चुका। आरोप प्रत्यारोप के बाद अब नई सिरे से जो नई जंग होगी पंचायत चुनाव को लेकर वो होती हुई नजर आएगी। कैमरामैन नरसिंह साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल उस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।